नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन थर्ड पेपर हमारा। आज हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं जो समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों की। जो समय सारणी का निर्माण किया जाता है, बनाई जाती है, तो किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक प्रधानाचार्य, अगर प्रधानाचार्य अनुपस्थित है तो वहाँ पर जो सीनियर टीचर होता है इस समय सारणी का निर्माण करता है। अब समय सारणी बनाई जा रही है तो वो भौतिक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय इनको ध्यान में, भौतिक मतलब कि जो लाइट की व्यवस्था है, उजाले की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ठीक है, तो उसके आधार पर उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। मनोवैज्ञानिक, बालकों का जो IQ लेवल है उस आधार पर उनके जो संवेग है उनको ध्यान में रखते हुए, तथा मानवीय मतलब मानवीय के अंतर्गत छात्र और शिक्षक दोनों आ गए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। अभी समय सारणी है, अब तो मोटी मोटी हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कि किसके लिए बनाई जा रही है। तो समय सारणी बनाई जा रही है कि अध्यापक है सही समय पर जाकर अपनी कक्षा में अध्यापन का कार्य करवाए। दूसरी बात, विद्यार्थी है उसी कालांश के अंतर्गत जिस विषय का कालांश है उस कालांश में उसी विषय का अध्ययन को करे, इस हेतु समय सारणी का निर्माण करवाया जाता है। विद्यालय से संबंधित सारी गतिविधियां हैं, किस गतिविधि को कौन कितना समय देना है। प्रारंभ होता है प्रार्थना से, प्रार्थना को कितना समय देना है। अगर जरूरत पड़े तो बोर्ड क्लासों के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, तो जियो कालांश में उसकी व्यवस्था होती है उस कालांश की, ठीक है, उस विषय पढ़ाने की। तो ये सारी चीजें हैं, तो किसके आधार पर डिसाइड होता है, तो समय सारणी के आधार पर डिसाइड होता है। उसी के आधार पर हम अपने कार्यों को सही समय पर समाप्त कर सकते हैं तथा किसी भी कार्य को करने में बाधा न हो, इसलिए पूर्व में ही समय सारणी का निर्माण कर दिया जाता है। अब समय सारणी निर्माण के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन सिद्धांतों को नहीं अपनाया जाएगा तो हमारी समय सारणी किसी कार्य की नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षकों की आप अवहेलना करते हुए, शिक्षकों की रुचि, उनके स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि समय सारणी में जाकर पढ़ाना उनको है, पढ़ना भी विद्यार्थियों को ही है। इन दोनों को ध्यान में रखेंगे नहीं तो समय सारणी किसी कार्य की नहीं रहेगी। इसलिए जो समय सारणी है इनमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा, दो चीजों के आधार पर ही नियमों की पालना करनी होगी। तो पहला है छात्र हित संबंधी, छात्र हित संबंधी, और दूसरा है अध्यापक हित संबंधी। इन नियमों की पालना करनी बहुत ही आवश्यक होगी। अब अगर हम बात करें छात्रों के हित संबंधी, विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी होगी, तो वो है रुचि और योग्यता का ध्यान। रुचि और योग्यता का ध्यान मतलब कि जब टाइम टेबल बनाया जाए तो विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखा जाए। अगर रुचि कहने का तात्पर्य है कि कठिन विद्यार्थी घर से आए हैं तो सबसे पहले प्रार्थना कालांश होता है, उसमें बालक प्रार्थनाएं करते हैं, इस वंदना करते हैं, ध्यान उनका क्या होता है। अब उनके अंदर जो प्रार्थना करते हैं तो उनमें एकाग्रता आ जाती है। अब एकाग्रता आ गई है तो उसके बाद अगर आप कठिन विषय का कालन, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान है, छोटी कक्षाओं में अंग्रेजी और गणित जो उनके लिए कठिन विषय होते हैं, ऐसे कालांशों को व्यवस्था अगर कर दी जाएगी तो बालक है उसे रुचि से पढ़ेंगे। तो उनकी रुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर समय सारणी में क्या होता है, कालांश तो दे रखे हैं और समय दे रखा है कि इस समय में ये कालांश की व्यवस्था, ये विषय पढ़ना है, तो उसमें क्या ध्यान रखना होगा, उसमें ये ध्यान रखना होगा तो विद्यार्थियों की रुचि के अकॉर्डिंग ही उनके जो कालांशों की व्यवस्था की जानी चाहिए, विषयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर है क्षमताओं का ध्यान, क्षमताओं का ध्यान। जब जो अवर्स बांटे जा रहे हैं, कालांशों के जो घंटे बांटे जा रहे हैं, ठीक है, जो समय दिया जा रहा है कालांशों 35 मिनट 30 मिनट, वो कालांश के जो समय है उसको सही डिवाइडेशन होना जरूरी है। यदि अगर जो कठिन विषय है, भाई दो कालांशों की व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं एक कालांश पहले लगा दिया जाए बाद में लगा दिया जाए। लगातार 4 कालांश आप गणित के दोगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, केवल उसे बोझ के ऊपर, मतलब उन्हें ऐसा लगेगा बस सिर्फ कार्य करना है, तो
उसको सही प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि क्षमता, विद्यार्थियों की जिस प्रकार की क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग कालांश की व्यवस्था होती है। बड़ी कक्षाओं में जो कालांश है वो 40 मिनट 45 मिनट के होते हैं, विषय भी कम होते हैं। छोटी कक्षाओं में 35 मिनट के होते हैं। उनसे छोटी जो कक्षा होती है उनमें 30 मिनट के कालांश होते हैं। बाद में एक कालांश होता है, क्योंकि जो सबसे अगर छोटी निम्न कक्षाओं की बात कर ले, हम लोग LKG HKG की बात कर लेते हैं या नर्सरी की बात कर लें, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट के 2 कालांश होते हैं। क्यों? एक सब्जेक्ट में अध्यापक है, बच्चों को बोर्ड पे लिखता है, बच्चों से बुलवाता है, फिर एक बच्चों को बुलवाता है, ऐसे करके वो एक कालांश होता है। फिर दूसरे कालांश में उन्हें रिटर्न वर्क दिया जाता है और उसी कालांश के वो कॉपी भी चेक करता है। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कालांश की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला है व्यापकता। व्यापकता से अगर मतलब ले हम, तो व्यापक मतलब विस्तृत होना चाहिए। समय सारणी ऐसा नहीं कि बार बार हमें एडजस्टमेंट करना पड़े, नहीं, समय सारणी में सभी कालांशों को अगर ऐसा है तो 3 दिन, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट के जो रूल्स बनते हैं उसमें बता दिया जाता है कि आपको कौन से विषय के कितने कालांश एक सप्ताह में लेने हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इनके कालांश कंपलसरी होते हैं 6 कालांश, जबकि अगर स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, इन नैतिक शिक्षा होती है कि 3 कालांशों की व्यवस्था की जाती है कि एक सप्ताह में आप 3 कालांश दीजिए, तथा बाद में चित्रकला का कोई दे दिया या फिर उनके खेल का कालांश भी रख दिया जाता है। तो ऐसा तो व्यापकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संकुचित अगर बनाई जाएगी तो वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए कालांश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला है घंटों के क्रम का ध्यान। घंटों के क्रम का ध्यान। क्रम से अगर माने तो डिवाइडेशन की बात की जा रही है, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर है आयु का ध्यान। आयु का ध्यान। आयु के ध्यान की बात करें तो छोटे बालक है, एक जगह पर अपना ध्यान बहुत कम समय के लिए केंद्रित कर पाते हैं। बड़ी कक्षाओं में जाकर बालकों का ध्यान ज़्यादा अटेंशन होता है, तो यहाँ पर जाकर बड़े कालांश कर दिए जाते हैं, जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पर आयु के अकॉर्डिंग उनके कालांशों की व्यवस्था, विषयों का डिवाइडेशन ऐसा होना चाहिए। एक विषय कठिन रखा, एक सरल रखा, उसके बाद खेल का कालांश हो गया, होता है लंच हो जाता है, बच्चे खेलते कूदते खाते हैं, उसके बाद फिर एक कठिन, फिर एक सरल, ऐसे करके कालांशों की आयु के ध्यान के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। फिर है विषयों के क्रम का ध्यान। विषयों के क्रम का ध्यान। यदि विद्यार्थियों के जो विषयों का डिवाइडेशन है वो क्रमानुसार नहीं किया जाएगा, लगातार 4-5 कालांश एक साथ लगा दी जाएंगे तो बालक भी उसमें बोर होंगे, इसीलिए विषयों को ध्यान में रखते हुए उनका डिवाइडेशन किया जाना चाहिए। अगला है थकावट का ध्यान। थकावट का ध्यान। जैसे जो प्रैक्टिस सब्जेक्ट होते हैं, जैसे गणित है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, हिंदी है उसमें पढ़ा दिया, कुछ शब्द लिखवा दिए, कुछ गृह कार्य दे दिया, ऐसा होता है। लेकिन गणित में है वो कक्षा में लगातार लिखने का कार्य, प्रैक्टिस, सवाल करवाया, फिर अभ्यास करने दिया, तुरंत करवाया, फिर अभ्यास कर दिया, ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ पर बच्चे थक जाते हैं, तो उसके बाद कोई एक इसी सब्जेक्ट का कालांश रखना चाहिए। फिर है मौसम का ध्यान। मौसम का ध्यान। मौसम के ध्यान की बात करें तो जो सर्दी के जो कालांश होते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग 10 से 4 की कक्षाएं होती है, तथा गर्मियों में जो कालांश होते हैं बहुत थकावट के दिन होते हैं, उस समय बच्चे बहुत परेशान होते हैं गर्मी के कारण, तो क्या करते हैं मॉर्निंग की जो कक्षाएं उनको ज़्यादा समय दिया जाता है। दोपहर की कुछ एक कालांश होते हैं, 7 से 12 का, 12:30 का, या 1 का टाइम, कहीं पर 8 से 2 का या 9 से 3 का समय दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए ही समय निर्धारण किया जाना चाहिए, उसके आधार पर समय सारणी का निर्माण किया जाता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान। अगली बात इस बात का ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्यक्रम, क्योंकि आज का जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, हम लोग धीरे जा रहे हैं समावेशी शिक्षा बालकों को, यानी सभी बालक वहाँ पर समान रूप से अध्ययन या शिक्षण या शैक्षिक गतिविधियों का वो कार्य करेंगे। तो यहाँ पर अगर बालकों के जो पाठ्यक्रम क्रिया है उनसे हम अनभिज्ञ नहीं है, उनको साथ में लेते हुए चलना है और पाठ्यक्रम में भी ऐसे कालांशों की व्यवस्था करनी है, जैसे कि पहले जो 0 कालांश होता है और अंतिम जो कालांश होता है, ऐसे सरल विषयों का रखा जाए। यदि कभी कभी कोई अगर गतिविधि भी होती है तो बालकों की जो शिक्षण का कार्य वो बाधित ना हो, इसलिए पाठ्यक्रम में इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर ऐसे कालांशों की व्यवस्था
अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। अगला है दिवसों के क्रम का ध्यान। दिवसों के क्रम का ध्यान, दिवसों के क्रम के ध्यान की बात है तो शनिवार और सोमवार ये 2 दिन ऐसे होते हैं। शनिवार को रविवार की छुट्टी के कारण बालक है वो अपनी छुट्टी का जो आनंद होता है उसके आधार पर अपने जो कार्य वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए शनिवार को ऐसी कोई गतिविधि आयोजित होनी चाहिए बाल सभा जैसे। और सोमवार है, सोमवार को बालक बहुत थके हुए आते हैं, मतलब कि संडे को मस्ती किए होते हैं, थकावट होती है उनके अंदर, तो ऐसा कोई ऐसी गतिविधि रख दी जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम रख दिया जाए, या फिर उनके लिए कोई सुबह सुबह कोई ऐसी प्रार्थना सभा में ऐसा कुछ कार्यक्रम करवाया जाए जिससे कि बालक है वो फ्रेश माइंड हो जाए तथा उनके पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से छात्रों के इन हितों को ध्यान में रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब जो नियम बनाए जाए, जो इन नियमों को इनको ध्यान में रखते हुए समय सारणी बनानी है। अब हम बात करेंगे अध्यापक हित संबंधी। अगला वो है अध्यापक हित संबंधी। अध्यापक हित संबंधी, अध्यापक हित संबंधी तो अध्यापक के अंतर्गत कार्य की व्यवस्था, कार्य व्यवस्था समय सारणी है वो कक्षावार, अध्यापकवार, विषयवार, ठीक है, इस प्रकार से बनाई जाती है। सभी को ज्ञात है, आप लोग समय सारणी को जानते हैं क्योंकि विद्यालय में आप अध्ययन करके आए हैं, वहाँ पर समय सारणी बनाई जाती थी। अब यहाँ पर बोल रहा है कार्य की व्यवस्था। कार्य मतलब जो कार्य अध्यापक को दिया जाता है, कौन कौन से कार्य, पढ़ाने का कार्य है, शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन का कार्य है, प्रार्थना का आयोजन का कार्य है, उनमें जो गतिविधियाँ करते हैं उनका कार्य है, ये सारा कार्य। इसके अलावा लंच में व्यवस्था का कार्य है, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उनके कार्यों की बात की जाएगी। तो कार्य की व्यवस्था है वो समान वितरण होना चाहिए। क्यों? यदि अगर असमान वितरण किया जाएगा तो आपसी मतभेद उत्पन्न होंगे और जो हमारी व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए समय सारणी जब निर्माण किया जाए तो सभी के लिए समान कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर रिक्त कालांश है तो सभी के लिए समान होने चाहिए। कुछ ऐसे अध्यापक जो परीक्षा संबंधित कार्य संभालते हैं या फिर ऑफिस से संबंधित जो पत्राचार व्यवहार किया जाता है उनकी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा पोषाहार संबंधी कार्य को देखते हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो अतिरिक्त कार्य उन्हें दिया जाता है, इस हेतु उनके लिए अतिरिक्त रिक्त कालांश की व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्यथा वो उस कार्य को अपने शिक्षण कालांशों की कालांश होंगे तब करेंगे तो बच्चों का शिक्षण प्रभावित होगा। इसलिए क्या करना है, कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी को समान रूप से कार्य का वितरण किया जा सके। अगला है रुचि और योग्यता। रुचि और योग्यता, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो विषय के अनुसार ही विषय जो विद्याता होते हैं, जिस विषय से संबंधित उनका जो ये है कि जिस विषय पर वो अध्यापक ज्वाइनिंग दिए होते हैं उसी अध्यापक में विषय शिक्षण के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई अध्यापक है उसके पास जो विषय नहीं है लेकिन तब भी अगर वो रुचि रखता है उस विषय के बारे में, उस विषय संबंधी सारी जानकारियाँ उसे हैं, उसकी बेसिक जो नींव है वो मजबूत है और उस विषय संबंधी क्या नीड्स है वो उसके बारे में उसे सारी जानकारी है, तो एक प्रधानाचार्य समय सारणी के अंतर्गत उस अध्यापक को उस रुचि के अनुसार भी अपना विषय पढ़ाने के लिए दे सकता है। योग्यता के आधार पर तो देना ही है, योग्यता के आधार पर सरकार ने उन्हें चुना है, लेकिन अगर रुचि रखते हुए अगर कोई अध्यापक सामने आ रहा है तो उसे उस कालांश को दे देना चाहिए, उस विषय को पढ़ाने के लिए उसे देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से रुचि और योग्यता का ध्यान जब रखा जाएगा पाठ्यक्रम समय सारणी के अंतर्गत तो समय पर पाठ्यक्रम भी पूरा होगा, गतिविधियां भी समय पर आयोजित होगी तथा विद्यार्थी भी रुचि लेंगे और अध्यापक भी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही पढ़ा सकेंगे। अगला है कार्य का वितरण समान हो। कार्य का वितरण समान हो, जैसा कि कोई भी अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है, कोई अतिरिक्त कार्य दिया जा रहा है तो सभी के लिए थोड़ा थोड़ा कार्य दिया जाए। ऐसे नहीं कि मिड डे मील का भी कार्य उसी को दे दी जाए, परीक्षा विभाग में उसे संभालना है, पत्राचार भी उसे करना है, तो क्या होगा कि वो अध्यापक कभी कक्षा में पहुंच ही नहीं पाएगा समय पर, क्योंकि सारे कार्य करना जरूरी है, वो कार्य मोस्ट है। उसके बाद शिक्षण का कार्य उसे करवाना होता है क्योंकि वो भी बच्चों के हित में लेकर ही कार्य हो रहे हैं। तो क्या होगा कि वो कार्य को समय पर करने के लिए वो क्या करेगा, अपने कालांशों को रिक्त छोड़ता चला जाएगा। इसलिए जब समान वितरण होगा तो सब अपना कार्य थोड़े थोड़े समय के लिए होगा और सब अपना कार्य समय पर कर लेंगे। और है अगला है शारीरिक योग्यता का मनोवृत्तियों का ज्ञान। शारीरिक
योग्यताओं एवं मनोवृत्तियों का ध्यान। अगले बात ये ध्यान रखनी होगी, शारीरिक योग्यता, मतलब कि जो एक कुशल शिक्षक होगा, वैसे तो पीटी का टीचर वहाँ पे लगा रखा होता है, मतलब शरीर से कुछ लो एकदम मतलब हष्ट पुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति जो कि हर काम में एक्टिव हो, ऐसे व्यक्ति को चुनते हुए विभिन्न प्रकार के जो व्यायाम संबंधी जो कार्य होते हैं वो उसे देने चाहिए। तो शारीरिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई अध्यापक है तो मतलब जिस प्रकार की योग्यता शरीर से संबंधी, मतलब आपको अगर मान लो अगर हमको ऐसा कोई कार्य करवाना है, वो कार्य उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल सूटेबल है तो उसे वो कार्य देना चाहिए। तो शारीरिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए कोई अध्यापक है वो उसकी जो शारीरिक कोई दिक्कत, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई अपंग होते हैं या फिर कोई किसी के दृष्टिबाधित होते हैं, ऐसे भी टीचर होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे टीचरों को क्या करना होगा कि उनकी शारीरिक शरीर से वो अगर मान लो कमजोर भी है तो एक अध्यापक को ध्यान रखना है कि जब समय समय का निर्माण कराया जाए तो उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, जिससे कि उन्हें परेशानी नहीं हो। कार्य तो करना ही है, लेकिन अगर परेशानी से वो कार्य करेगा तो सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। तो शारीरिक योग्यता को ध्यान रखना। फिर हम मनोवृत्तियों का ध्यान रखना है। मनोवृत्तियों में बदलाव कब होता है, जब कार्यों का मतलब कि कार्यों का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति कार्य नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है कि सभी को यदि समान रूप से कार्य दे दिया जाएगा तो कोई भी आपसी मतभेद नहीं होगा, तो सभी काम समय पर हो जाएंगे। तो मनोवृत्तियों और शारीरिक योग्यता को ध्यान रखना होगा। फिर है रिक्त कालांश की व्यवस्था। रिक्त कालांश की व्यवस्था, रिक्त कालांश की व्यवस्था, अगर जो कालांश रिक्त दिए जा रहे हैं उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी अध्यापक है वो अपने आप को कुछ कालांशों के बाद ही थका हुआ महसूस करेगा। जो कठिन विषय होते हैं अध्यापक पहले तैयारी करता है, उन तैयारी के बाद जो समस्या आती है उनका निवारण वो करता है, उसके बाद वो कक्षा में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पर क्योंकि बालक होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अलग अलग तरीके की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो पूछ लेते हैं। तो एक अध्यापक को उनका भी जवाब देना है तो पूरा प्रिपेयर होकर आना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो उनके लिए रिक्त कालांश की व्यवस्था नहीं होगी तो जो समस्याएं आ रही है उनका निवारण नहीं हो पाएगा, और निवारण नहीं हो पाएगा तो शिक्षण की जो हमारी परिपाटी चल रही है, मतलब कि हम एक विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो शिक्षण को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों के लिए समान रूप से रिक्त कालांश की व्यवस्था तथा अतिरिक्त कार्य भार होने के आधार पर भी अतिरिक्त रिक्त कालांश की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है शिक्षण विषय। शिक्षण विषय जो विषय अध्यापक पढ़ाने में रुचि रखता है या फिर जिनकी जो मतलब टीचिंग सब्जेक्ट जो रहे हों, शिक्षण के विषय जो जिसमें विशेष योग्यता उन्हें प्राप्त है उसके आधार पर शिक्षण विषय उन्हें बांटे जाने चाहिए। तो रुचि और योग्यता के आधार पर विषयों का होना चाहिए। तो जब इन दोनों हितों से संबंधित अध्यापक और विद्यार्थी हितों को ध्यान पे रखते हुए समय सारणी का निर्माण किया जाएगा तो वो समय सारणी है बहुत ही प्रभावी रहेगी, समय के सारे कार्य होंगे, ठीक है। अगर इन सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो समय पर कार्य होना संभव नहीं है। अब देखिए अपना गृह कार्य प्रश्न, आप लोग गृह कार्य है आपका आज का। समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। समय सारणी निर्माण के जो सिद्धांत जो मैंने आज आपको बताए हैं उनका वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। एक निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है, और अंत में इस महामारी के दौरान में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर बाहर निकलें। यदि बाहर जाते भी हो तो 3 बातों का आप विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें। सोशल में सभी का ध्यान रखें।